जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से बनने वाले करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इन 100 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं इसी वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थापित की जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों हरियाणा सरकार ने अरावली हिल्स में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई है। इस सफारी में क्या होगा, तो कई तरह के जानवर, पक्षी और पौधे होंगे जिन्हें उनके प्राकृतिक घरों में सुरक्षित रखा जाएगा। ये जो सफारी है दोस्तों ये पारिस्थितिक पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। तो दोस्तों भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों होले मट्टी नेचर फाउंडेशन के द्वारा एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में पता चला है कि बेंगलुरु और बेंगलुरु के आसपास के जंगलों में सबसे ज़्यादा 80 तेंदुए रहते हैं। ठीक है, इससे पहले सबसे ज़्यादा तेंदुए मुंबई में रहते थे, लेकिन अब पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो तेंदुए हैं ये बेंगलुरु में हैं। कितने? 80। इसलिए बेंगलुरु को अब भारत की तेंदुआ राजधानी कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 2025 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है। तो राष्ट्रीय उद्यानों के मैनेजमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला राज्य रहा है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले तितली अभ्यारण्य यानी कि बटरफ्लाई सेंचुरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी ये भी केरला राज्य में बनाई गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य या फिर बटरफ्लाई सेंचुरी केरला राज्य के कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया गया। इस अभ्यारण्य का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य रखा गया है। यहाँ पर 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जिनमें कई प्रकार की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंप्लीट करंट अफेयर्स को, इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लेना। इस ई बुक में करंट अफेयर्स के वो सभी ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो हम दावा करते हैं कि जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है ये पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। और दूसरी हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, तीसरी हमारी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। और दोस्तों यदि आप इन तीनों बेस्ट ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी ऑफर भी चल रहा है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। स्क्रीनशॉट मिलते ही 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक मैं आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा झारखंड राज्य के लातेहार के महुआ डांड में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। तो डॉल्फिन सफारी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाई जाएगी। दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी। भारत की पहली नाइट सफारी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। देखो भारत की ये सबसे बड़ी सफारी होगी और दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी होगी ये कर्नाटक राज्य में और कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में स्थापित होगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम दोस्तों रखा गया है राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जून 2025 में
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने घोषणा करी है कि अब पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य को राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य कहा जाएगा, यानी कि इसका नाम बदला गया और इसका नामकरण राजा भभूत सिंह के वन प्रेम और 1857 की क्रांति में राजा के योगदान और आदिवासी समुदायों के प्रति उनके सम्मान को याद करने के लिए इनके नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। ठीक है, राजा भभूत सिंह कौन थे? तो इनको नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ गोरला युद्ध लड़ा था और 1860 में उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में सियामी फायरबैक पक्षी जो कि थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ये पहली बार भारत के किस राज्य में देखा गया? तो सियामी फायरबैक पक्षी दोस्तों ये देखा गया है उत्तराखंड राज्य में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 91। दोस्तों 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। कौन कौन से? एक है दोस्तों खीचन, ये राजस्थान के फलौदी में है। दूसरा स्थल है मैनार, ये राजस्थान के उदयपुर में है। और ये 2 नए स्थल जुड़ गए और जुड़ने से भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 91। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, बताओ किन 2 भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया? तो 2 शहरों को शामिल किया गया, इंदौर और उदयपुर के लिए। तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। इसी के साथ मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की कुल संख्या हो गई है 74। दोस्तों इंदौर जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इस शहर में एक रामसर साइट जो है सिरपुर झील है और यह जल पक्षी संगम क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण है। और उदयपुर इसे झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वेटलैंड हैं, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है और ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में है और 845 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। इसी क्रम में एक और प्रश्न बनेगा कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क के लिए घोषित किया गया। माधव नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसी क्रम में देखो भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व के लिए घोषित किया गया था और रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर 2 जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये दिल्ली के होलंबी कलान क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की गणना किस जगह पर हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गुजरात के जामनगर में स्थित है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। यहाँ पर भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की गणना की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, मई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? तो भारत में हिम तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या दोस्तों ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, भारत में टोटल हिम तेंदुआ कितने हैं? तो 718 हैं। सबसे ज़्यादा 477 लद्दाख में है, फिर उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9 हैं। ठीक है, मई 2025 में गुजरात सरकार के द्वारा जारी 16वीं एशियाई शेर गणना में गुजरात में एशियाई शेरों की कुल संख्या कितनी है? तो गुजरात में एशियाई शेरों की कुल संख्या हो गई है 891। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये संख्या वाले गणना वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो मैं सारे करवा देता हूँ। मई 2025 में पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी हो गई? पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या हो गई है दोस्तों 392। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो एक सींग वाले गैंडे जो हैं उनमें टॉप राज्य सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। ठीक है, कितने हैं असम में? 2600।
पश्चिम बंगाल में हो गई है 392 और उत्तर प्रदेश में कितनी है 40 है। ठीक है, बताइए दोस्तों, फरवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया? सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य दोस्तों ये बन गया है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया? तो दोस्तों IBCA का जो हेडक्वार्टर है ये अपने देश भारत में स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन की हम डिटेल जानते हैं। अप्रैल 2025 को भारत सरकार और IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बीच में एक समझौता हुआ है और इस समझौते के अनुसार जो IBCA है इसका हेडक्वार्टर और सचिवालय अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, IBCA है क्या दोस्तों ये? तो देखो, यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान अप्रैल 2023 में मोदी जी के द्वारा की गई थी। IBCA का उद्देश्य क्या है? तो जो बड़ी बिल्लियों की प्रजाति होती है जैसे बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा, ठीक है, तो बड़ी बिल्ली के जो परिवार हैं इनकी वैश्विक रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए भारत सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा करी है ताकि इस संगठन के संचालन, भवन निर्माण और कर्मचारियों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर बना है अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में। इसी क्रम में जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया? IBCA के अध्यक्ष भी चुने गए हैं दोस्तों। कौन चुने गए हैं? भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव तो आपको पता ही होगा कौन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। इसकी थीम क्या रही है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, इसकी थीम रही है। बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 को मेज़बान देश कौन सा था? तो इसको होस्ट किसने किया है दोस्तों इस दिवस को? दक्षिण कोरिया ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये दिवस हर साल दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम रही है एकजुट हो जाओ, कार्य करो। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो पृथ्वी दिवस दोस्तों ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है 2025 में हमारी शक्ति हमारा ग्रह। बताओ, पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया गया? तो पहला ग्लेशियर डे दोस्तों ये मनाया गया है 21 मार्च 2025 को। तो देखो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे यानी कि विश्व हिमनद दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये पहली बार 21 मार्च 2025 को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्लेशियर के महत्व को उजागर करना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। एक फैक्ट याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बताइए, विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया गया। ठीक है, हम बात करें कब मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, और इसकी शुरुआत दोस्तों 1993 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई और 2025 की थीम रही है हिमनद संरक्षण। ठीक है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला फ्रोजन जू दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गांव को भारत का पहला महाबत गांव घोषित किया गया? भारत का पहला महाबत गांव तमिलनाडु के थेप्पाकाडु के लिए घोषित किया गया है। डिटेल की बात करें तो भारत का पहला महाबत गांव थेप्पाकाडु जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है, इसको घोषित किया गया। इसका उद्घाटन तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन के द्वारा किया गया मई 2025 में। देखो, महाबत का अर्थ क्या होता है? जो हाथी को ट्रेंड करता है, उनको संभालता है, हाथी को चलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है महाबत। ठीक है, ये जो गांव है दोस्तों तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार दोस्तों ये मारियंगेला हंगरिया के लिए दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है दोस्तों मई 2025 में ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट
मारियंगेला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और उन्हें ये पुरस्कार जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया। जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसकी स्थापना किसने करी थी? नॉर्मन बोरलाग ने, और इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये पहली बार किसको दिया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? फटाफट से बताइए दोस्तों। एम.एस. स्वामीनाथन। पहली बार ये पुरस्कार एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। वर्ष 2025 में स्कॉटहोम वाटर प्राइज, जिसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया? स्कॉटहोम वाटर प्राइज दोस्तों ये दिया गया है गुंटूर विलासेल के लिए। और किस लिए? बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये कौन है? ये ऑस्ट्रियाई जल विज्ञानी हैं। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा किसे सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है दो जनों को, भारत जगदेव और मरीना सिल्वा। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार डॉक्टर भारत जगदेव जो कि गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं और मरीना सिल्वा जो कि ब्राज़ील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन दोनों को दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में। बताइए 36वें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 में एशिया क्षेत्र से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बटमुख लुब्संदस के लिए। नेक्स्ट है जून 2025 में सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार आचार्य प्रशांत को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है दोस्तों जयश्री वेंकटेशन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 किस कंपनी को दिया गया? तो फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 दोस्तों एक स्वीडन की कंपनी है नेट्रोकैप्ट। ठीक है, तो नेट्रोकैप्ट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है केरल राज्य के लिए। और इसी क्रम में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया? महाराष्ट्र राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है। जीवनदान पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो जीवनदान पुरस्कार दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य के लिए दिया गया है। बताओ जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विथूट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम शुरू किया? विथूट नामक ये जो कार्यक्रम है दोस्तों ये केरला की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। केरला सरकार ने 5 जून 2025 पर विथूट नामक एक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम शुरू किया है। देखो जो विथूट है इसका अर्थ समझो, इसका अर्थ होता है बीजों की बारिश। तो इस कार्यक्रम में कई प्रकार के जो बीज यानी कि सीड्स हैं उनको ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जंगलों में, पहाड़ियों में, खाली जगहों पर डाले जाएंगे ताकि वहां पर पेड़ और पौधे उगाएं। इससे मिट्टी अच्छी होगी, पानी रुकेगा, जंगल फिर से हरा भरा होगा और हमारा पर्यावरण शुद्ध और बेहतर बनेगा। जून 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? तो जो कैटरीना कैफ हैं दोस्तों इनको मालदीव देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में मई 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हिना खान के लिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शेखा नासर अल नेविस बन गई हैं। और ये कौन है? तो ये यूएई की पर्यटन विशेषज्ञ हैं। बताओ भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी की शुरुआत भारतीय रेलवे ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर करी है? तो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी की शुरुआत भारतीय रेलवे ने करी है
और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में मिलकर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो राज्यों के बीच भारत का पहला अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा? भारत का पहला अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जाएगा। ठीक है, ये बन रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताओ, 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया। ये कौन थे? दारीपल्ली रामैया, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे ये, पर्यावरणविद थे। कौन थे? पर्यावरणविद। इनके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। 12 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया। उन्होंने 50 से ज़्यादा वर्ष तक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। वो हमेशा अपनी जेब में बीज यानी कि सीड्स रखते थे, ताकि जहाँ पर भी खाली ज़मीन दिखे वहाँ पर वो पेड़ लगा सकें। उन्होंने अपने जीवन काल में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं, इसलिए इनको वनजीवी के नाम से जाना जाता है। 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बताओ, देश का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड दोस्तों ये जारी किया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का पहला ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी बनम कहाँ स्थापित किया गया? दुनिया का पहला ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन है, इसको नाम दिया गया है बाबूजी बनम, और दोस्तों ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया। ये कहाँ पर है दोस्तों? याला ग्लेशियर ये नेपाल में है। मई 2025 में नेपाल के लॉन्गटोंग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय विकास केंद्र द्वारा दी गई है। याला ग्लेशियर की स्थिति की बात करें, ऐसी स्थिति क्यों हुई है? जलवायु परिवर्तन के कारण। तो देखो, मृत ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? जब कोई ग्लेशियर इतना पतला हो जाता है वह अपने वजन के कारण आगे नहीं बढ़ता और उसमें आंतरिक बर्फीय प्रवाह नहीं होता है, उसे मृत घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बन गए हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। देखो, जो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति हैं इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है और ये 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। कहाँ के हैं ये? हैदराबाद के रहने वाले हैं और 7 समिट चैलेंज इनने पूरी की है। ये चैलेंज क्या होती है? इसमें 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं इन पर चढ़ना होता है। ये चैलेंज दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित चैलेंजों में से एक होती है। सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं कामिरीता शेरपा और ये नेपाल देश के पर्वतारोही हैं। मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला जो हैं झुनझुन अंगमो बनी हैं। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले की रहने वाली पर्वतारोही हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी दोस्तों गीता सामोता बन गई हैं। राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली हैं। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो ये बन गई है दोस्तों दिल्ली विधानसभा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना? सौर ऊर्जा संचालित जिला दोस्तों ये जो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीप केंद्र शासित प्रदेश का जिला दीप बन गया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थापित किया गया है। बताओ, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? पवन और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर दोस्तों अमेरिका है, भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक में दोस्तों भारत 10वें स्थान पर रहा है। महत्वपूर्ण सूचकांक है
थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। देखो, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। ये सूचकांक देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है। ये सूचकांक 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार होता है। पहला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, फिर दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग, चौथा है जलवायु नीति। और देखो, ये जो सूचकांक है दोस्तों 2025 में, इसमें शुरू के जो 3 स्थान हैं, ठीक है, शुरू के 3 स्थान वो खाली रखे गए हैं। क्यों रखे गए? क्योंकि दोस्तों किसी भी देश ने इस सूचकांक की जो सभी श्रेणियां हैं उनमें इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि उनको शुरू के 3 स्थानों पर रखा जा सके। 3 स्थान तो खाली हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें पर नीदरलैंड, 6ठे पे है यूनाइटेड किंगडम और अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक बताओ दोस्तों, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत 6वें स्थान पर है, ठीक है। फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 176वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के सांची के लिए घोषित किया गया। देखो, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है मोढेरा गांव, और ये गुजरात राज्य के मेहसाणा ज़िले में स्थित है। बताइए, अप्रैल 2025 को पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? पृथ्वी बचाओ सम्मेलन दोस्तों, इसका आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने मई 2025 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भाग लिया। ये सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भारत ने भाग लिया है, और ये सत्र दोस्तों आयोजित हुआ है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया है। ओमान के मस्कट में आयोजन हुआ है। इसका आयोजन भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। 8वां संस्करण, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, और इस सम्मेलन को संबोधित किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। थीम रही है समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्रा। इसी क्रम में दोस्तों जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गए हैं, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में। नेक्स्ट, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। फिर बताओ, रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? रायसीना डायलॉग दोस्तों ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। डिटेल की बात करें तो रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका आयोजन हमेशा नई दिल्ली में होता है। इसका उद्देश्य है दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। रायसीना डायलॉग का जो पहला संस्करण है ये 2016 में हुआ था, ठीक है। 2025 में इसका 10वां संस्करण हुआ है। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट जो पूछा जाता है दोस्तों वो ये है कि मुख्य अतिथि के तौर पर किसको बुलाया गया? तो मुख्य अतिथि के तौर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बुलाया गया। इसकी थीम रही है काल चक्र, लोक शांति और ग्रह। फिर बताओ दोस्तों, रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि, देखो मैंने कहा था कि मुख्य अतिथि तो पूछे ही जाते हैं। कौन, किसको अपन ने बुलाया? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के लिए अपन ने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया रायसीना डायलॉग में। बताइए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण, इसको बोलते हैं कोप 29, तो कोप 29 किस शहर में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन हुआ, और इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए हैं कीर्ति वर्धन सिंह जो कि पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों माझी वसुंधरा
6.0 शुरू किया है। बताइए, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों को जोड़ने वाले शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा मेघालय और असम को जोड़ने वाले। किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया? तो दोस्तों ये कहाँ पर शुरू किया गया है? कच्छ में। बताइए, वर्षा के जल को संचय करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसका शुभारंभ हरियाणा के पंचकुला में हुआ है और ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली के बाहर इस अभियान को शुरू किया गया। बताइए, पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं भारत के किस राज्य में खोला गया? पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं दोस्तों ये कहाँ पर खोदा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और किसने इसको खोदा है या फिर इसका विकास किसने किया? ओएनजीसी ने इसका विकास किया है। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया? जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश अपना देश भारत बन गया है। अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा करी है? तो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा दोस्तों ये भूटान देश के द्वारा करी गई है। भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की गणना ये गुजरात के जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में करी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र दोस्तों ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सफ़ेद बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? रीवा जिले में। रीवा को सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है, रीवा जिले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है। ये जो जीवाश्म पार्क है दोस्तों ये किस राज्य और उसके ज़िले में स्थित है? तो जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए की किस प्रजाति को पुनर्जीवित कर दिया? तो दोस्तों ये भेड़िए की डायर वुल्फ प्रजाति है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसको जिंदा कर दिया है। 13,000 साल पहले ये विलुप्त हो चुकी थी और ये काम किसने किया है? अमेरिका की बायोटेक कंपनी के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप यानी कि हाइड्रोजन ले जाने वाली पाइप किसने विकसित करी है? तो ये विकसित कर ली है दोस्तों टाटा स्टील कंपनी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने किया है और ये मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? तो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर दोस्तों आंध्र प्रदेश की अमरावती बनेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ऐसा प्राणी उद्यान जिसे भारतीय हरित भवन परिषद यानी कि IGBC प्रमाणन मिला है वो किस राज्य में बन रहा है? तो IGBC प्रमाण पत्र पाने वाला पहला प्राणी उद्यान दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान बना। ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अभी बन रहा है। ठीक है, किस राज्य का धुड़मरास गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है? तो दोस्तों धुड़मरास गांव ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ राज्य का गांव है। बताइए, एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बन गया है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु का हवाई अड्डा है। बताओ, भारत का कौन सा नगर निगम अपने बजट में जलवायु से जुड़ा अलग अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी निकाय बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों गुजरात का अहमदाबाद नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया? तो वाटर वॉरियर की उपाधि दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के लिए दी गई है। भारत के किस शहर ने
24 घंटे में 1.1 मिलियन पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रिकॉर्ड दोस्तों किसने बनाया है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने बनाया है। बताओ किस बाघ अभ्यारण्य ने वन आग का शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI प्रणाली लॉन्च की? तो दोस्तों एक बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और इसने जंगल में लगी आग का जल्दी पता लगाने के लिए एक AI सिस्टम लॉन्च किया है पेंच टाइगर रिजर्व ने। पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। बताइए यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो दोस्तों अब तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर जो है ये 2024 रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण से बनने वाले पिछले 1 साल के कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है। यदि आप ये कंटेंट चाहते हैं तो आपको ये कंटेंट कहाँ मिल जाएगा? हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक में, ठीक है। और इसी में आपको इसके अलावा जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक का बिल्कुल बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा और मंथली करंट अफेयर्स भी इसी ई-बुक में मिल जाएगा। दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक और तीसरी है साइंस की रामायण ई बुक। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए इन तीनों ई बुक को आप जरूर परचेस कर लेना। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, मात्र आपको इस QR कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है। बस इसके 5 सेकंड के बाद ये तीनों बेस्ट ई बुक मैं आपको व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगती होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने भी आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सबको शेयर करना, ठीक है। साथ में एक बेल आइकन दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका बहादुर सर।